पत्रकारिता के क्षेत्र में बुलंदियों को छूने वाले विपिन पब्बी ने अपना कैरियर 1979 में एक ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पर शुरू किया था। देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक इंडियन एक्सप्रेस के साथ उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और आज इसी अखबार के वह चंडीगढ़ में रेजिडेंट एडिटर हैं। अपने 30 वर्ष के कैरियर के दौरान उन्हें देश के हर हिस्से में जाने और वहां से रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। उत्तर पूर्व के राज्यों की अलगाववाद की समस्या से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर के आतंकवाद तक जैसे बेहद अहम मुद्दों के बारे में लिखने का उन्हें मौका मिला। बेहद मिलनसार और सरल स्वभाव के विपिन पब्बी की योग्यता को देखते हुए उनके समाचार पत्र ने उन्हें न केवल अपने चंडीगढ़ संस्करण बल्कि अहमदाबाद और जम्मू कश्मीर संस्करणों की शुरुआत करने की जिम्मेवारी भी सौंपी। पत्रकारिता में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के कायल विपिन पब्बी शख्सियत की इस कड़ी में हमारे मेहमान हैं। नमस्कार विपिन जी, आपका बहुत स्वागत है सिटी चैनल के इस कार्यक्रम शख्सियत में। तो शुरुआत यूँ करते हैं कि कब से आप पत्रकारिता के क्षेत्र पे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। मुझे अब करीब 30 साल होने लगे हैं इस क्षेत्र में। मैं अगले मार्च में 30 साल कंप्लीट करने वाला हूँ। क्या बात है। तो कैसे आप में शौक पैदा हुआ पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए? कुछ तो होता है कि बचपन में ही कुछ चीज़ का इंटरेस्ट होता है जी। और मेरे लिए भी यही था कि जब मैं स्कूल में ही था उन्हीं दिनों में मेरे को पेपर पढ़ने का बड़ा शौक था जी। हालांकि मैं हॉस्टल में रहा ज़्यादातर टाइम पे और वहाँ पर जो कमरों में तो आते नहीं थे स्कूल्स में, तो नोटिस बोर्ड के पास एक टेबल थी जहाँ पर न्यूज़पेपर्स पढ़े होते थे जी। और मेरा ये शौक था कि मैं सबसे पहले जाकर सीधा न्यूज़पेपर्स को पढूं और देखूं कि आजकल क्या आसपास हो रहा है। उन दिनों में तो ना टेलीविज़न था, रेडियो भी बड़ा लिमिटेड था जी। तो बेसिकली न्यूज़पेपर्स पर ही डिपेंड करते थे। वहीं से शौक उजागर हुआ जी। पिछले एक दशक में पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुए हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ज़मीन आसमान का परिवर्तन हुआ है जी। दो तरीके के परिवर्तन है। एक तो है कि जो न्यूज़ है उसको कैसे ट्रांसमिट करना है, कैसे गैदर करना है और कैसे ट्रांसमिट करना है, और जो दूसरा है कि वो प्रेजेंटेशन कैसी है जी। तो एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि 30 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पर एक मेजर प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर न्यूज़ आपके पास है भी और अगर आप बाहर हैं कहीं तो उसको अपने दफ्तर तक कैसे पहुंचाया जाए जी। फोटोग्राफ्स को कैसे पहुंचाया जाए। आजकल के दर्शकों को बड़ी हैरानगी हुई कि हम ऐसा भी करते थे, जब मैं खासतौर पर त्रिपुरा वगैरह की साइड पर पोस्टेड था जी, कि वहाँ से हम न्यूज़ पेपर जो फोटोग्राफिक रोल्स हैं वो हम पायलट्स को देते थे, एयरलाइंस के पायलट्स जो त्रिपुरा से पहले आते थे कैलकाटा और कैलकाटा से फिर आते थे दिल्ली, वो फिल्म रोल्स लेके। और ट्रांसमिशन की भी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स होती थी, टेलीफोन वगैरह भी नहीं मिलते थे। तो जहाँ तक न्यूज़ गैदरिंग और ट्रांसमिशन का क्वेश्चन था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जी। और दूसरी बात जो अहम है वो है कि कैसे उसको प्रेजेंट किया जाए। ये ख़ास तौर पे पिछले 1-2 दशकों से जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो सारा जो मीडिया का कायाकल्प ही बदल गया। बिल्कुल। पहले तो मेनली रेडियो था और जो गवर्नमेंट का एक तरह से एक जरिया था जी। और दूसरी तरफ कुछ अखबार थे। लेकिन टेलीविज़न ने सारी दुनिया ड्राइंग रूम में सिकुड़ कर रख दी है। बिल्कुल। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब जो कुछ कहाँ पर हो रहा है वो लाइव दिखा रहे हैं और ये पिछले 1-2 दशकों से इतना ज़्यादा हुआ है इसका असर कि अब क्योंकि टेलीविज़न आया है इससे अब न्यूज़ पेपर्स को भी बदलना पड़ रहा है। अब हम सिर्फ वही नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये कुछ हुआ, हमें उससे आगे बढ़कर कुछ और भी दर्शकों को बताना पड़ता है। एक ज़माना था जबकि पत्रकारिता देश सेवा और समाज सेवा को एक दूसरे का पर्याय माना जाता था। अब आप क्या लगता है, आपको कैसी स्थिति है अब? देखिए, मैं बिल्कुल जनरलाइज नहीं करना चाहता क्योंकि अभी भी हमारे पास होप है। हमारे पास ऐसे पत्रकार हैं और ऐसे पत्रकारिता है कि जिसके अंदर वो वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं जी। वो बिलीव करते हैं कि जो हम आम चीज़ें बेचने वालों में से नहीं हैं कि हम सोप नहीं बेचते हैं या टूथपेस्ट नहीं बेचते हैं, हमारी है इसके अंदर जिम्मेवारी है। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी हद तक ऐसे भी लोग बीच में आ गए हैं जिन्होंने इसे टोटली कमर्शलाइज कर दिया, जिनको सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन से अपना मतलब है। उनको ये नहीं मतलब कि क्या होता है देश के साथ या
किस तरह की खबर दिखाने से हमें क्या उसका असर होगा। जी ऐसी भी पत्रकारिता आ गई है जो पहले इतनी नहीं थी। जी लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसी होप अभी भी है। जो मेन लाइन पेपर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल पेपर्स हैं, जी। वो अभी भी अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं। जी। पिछले 15 बरस में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। आप क्या समझते हैं, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है पत्रकारिता पर या कोई पॉजिटिव? जो आपकी जो प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर इसका क्या असर हुआ है? मैं ये समझता हूँ कि कंपटीशन हमेशा इम्प्रूव ही करता है। जी आपस में अगर कंपटीशन न्यूज़पेपर्स का है तो वो आपस में इम्प्रूव करते हैं। अगर हमें किसी बाहर के मीडिया से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर हमारा कंपटीशन है, तो हमने, मेरे को लग रहा है कि न्यूज़पेपर्स ने उसको इम्प्रूव किया है। हमें सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ ये फैक्ट्स बता रहे हैं और वो फैक्ट्स जैसे हम तो उनको रख दें अपने रीडर्स के पास। अब हम उसके आगे भी जाते हैं। अब हम उसको इम्प्रूव हमने ऐसा किया कि हम उसको समझाना चाहते हैं कि ये जो खबर है इसका क्या मतलब है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। जी इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। जी तो हम डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स भी इससे इम्प्रूव किए हैं और खबरों को बेटर देने का जो हमारा सिलसिला है वो इम्प्रूव हुआ है डेफिनेटली। जी यानी आपको लगा इससे कोई रुकावट नहीं हुई, या यूँ कह सकते हैं कि बेवजह बोझ न दिल पे भारी रखिए, ज़िंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि आपस में कंपटीशन से डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होती है और उसमें हम नई नई चीज़ें हम सोचते हैं कि आज हमारे रीडर्स ने, कम से कम हमारे 90% रीडर्स ने वो कहीं ना कहीं खबर देख लिए या सुन ली। जी तो हमें सिर्फ वही चीज़ नहीं दिखानी है, हमें उससे आगे भी बढ़कर दिखाना है, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने। बहुत पॉजिटिव आपकी सोच है। हम देखते हैं कि अक्सर जो प्रिंट मीडिया में कुछ रीजनल पेपर्स और कुछ चैनल्स अंधविश्वास और अश्लीलता को परोसते जा रहे हैं। उसके लिए आप क्या महसूस करते हैं कि सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए या इनको कोड ऑफ एथिक्स अपना खुद डिसाइड करना पड़ेगा जर्नलिस्ट को? देखिए, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ तो मेरे को ये डिफेंड भी करना है कि हमारी फ्रीडम जो है मीडिया की वो रिटेन रहनी चाहिए। और ये सही बात भी है कि जो प्रेस की और मीडिया की फ्रीडम है उस पर सरकार को अंकुश नहीं लगाना चाहिए। हाँ, कि हम आपस में जो मीडिया वाले हैं, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इसके बारे में आगे आना चाहिए। जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एडिटर्स गिल्ड है जिसका मैं मेंबर भी हूँ। और हमने पिछली मीटिंग में भी हमने ये कहा कि अभी तक ज़्यादातर प्रेस के लिए तो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इतना इम्पोर्टेंट आजकल हो गया है, इतना सिग्निफिकेंट है कि उनके पास उनको देखने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपस के प्रोफेशनल्स हों और वो उसमें इंटरवीन करें और कहें कि ये ठीक नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उसके लिए हमें एक कमेटी गठन की है। अच्छा। और उसके अंदर बड़े वरिष्ठ पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के बड़े सीनियर लोगों को उसके अंदर हम लेकर आए हैं और उनसे कहा गया है कि आप बताइए ये किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए। जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं हमारे पास कि हम किसी के बारे में भी अगर लिखते हैं तो जो उसका व्यू पॉइंट, उसका वर्शन हमें ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ गलत दे देते हैं कभी और गलती को सुधारना है तो हमें उसी जगह पर देना चाहिए जहाँ पर हमसे गलती हुई है। या कोई नाबालिग है या कोई रेप की विक्टिम है कोई औरत, उसका नाम नहीं देना। बिल्कुल। तो ये सारी गाइडलाइंस हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। उसी तरह से हम सोच रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट मीडियम और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में कि किस तरह की गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि वो उसके अंदर ही रहे। जी, क्योंकि पिछले दिनों जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बारे में बड़ी भ्रांतियां फैलाई गईं और बच्चे बहुत बेचैन रहे कि शायद 2 दिन के बाद सृष्टि समाप्त होने वाली है। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों का बहुत कुप्रभाव पड़ता है। बहुत को प्रभाव पड़ता है, बल्कि ये भी सुनने में आया कि एक लड़की ने सुसाइड भी कर लिया था। और क्योंकि आम लोगों को इतना नहीं मालूम इसके बारे में, तो वो डिपेंड करते हैं, वो सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कह रहे हैं या अखबारों में कह रहे हैं वो सच्चाई है। और तो उससे इतना ज़्यादा डर की भावना पैदा हुई। तो मीडिया को चाहिए यह था कि उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लाए। किसी भी एक्सपर्ट से बात करते हैं। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में 4 प्रोफेसर हैं जो उस एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेटेड है। बिल्कुल। उनके साथ इंटरव्यू करते और वो बताते कि इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक छोटी सी जगह में और ऐसे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। तो मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली सोचनी चाहिए कि वो सिर्फ लिख रहे हैं, अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, उसको लाखों लोग देख रहे हैं और उससे कई लोग ऐसे हैं जिन पर बड़ा सीरियस प्रभाव पड़ सकता है। जी।
जो नीति निर्धारण कर रहे हैं आप ऐसी चीज़ों पे अंकुश लगाने के लिए, उसमें क्या सरकारी नीतियों की तरह ही एक रेटिफिज्म में बहुत धीरे धीरे काम होगा या शीघ्र उसमें काम हो सकता है? जैसा हम उसको हमने बेस कर रहे हैं उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। जी। तो प्रेस काउंसिल जो है उसको जो उसका चेयरमैन है जो हेड करता है वो जनरली एक रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट। जी। बाकी उसके अंदर सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। जो चेयरमैन है वो देखता है कि बेसिकली कि लीगल एंगल्स क्या हैं, लेकिन ज़्यादातर बाकी प्रोफेशनल्स होते हैं और वो टाइम बाउंड देते हैं अपने जो राय है किसी चीज़ के बारे में। कोई भी उनको कंप्लेंट कर सकता है हमारे बारे में, तो वो दोनों पार्टीज़ को फिर बुलाते हैं और उन पे अपनी राय दे देते हैं। और ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्शन देते हैं कि आप अपने अखबार में माफ़ी मांगिए, आप छापिए, लेकिन सिर्फ उसके अंदर भी एक खामी है और वो खामी ये है कि वो टुथलेस है, यानी कि वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। वो ये नहीं कर सकता कि किसी को सज़ा दे दे या जेल के लिए टर्म के लिए कर दे। वो सिर्फ ये कह सकता है कि हाँ न्यूज़पेपर ने गलती की है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ एक हमारे ही व्यवसाय के लोग हैं जो हम मानते हैं कि इसको थोड़ी और पावर देनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि फाइन्स हो या कुछ और भी सीरियस इम्प्रिजनमेंट तक भी हो जी। तो ये भी चीज़ें कंसिडर की जा रही हैं। बड़े सीनियर तबके के लोग जो हमारे हैं वो इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे करना है, क्योंकि केवल सेंश्योर करने से काम नहीं चलेगा जी, हमें कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन कम से कम ये एक फर्स्ट स्टेप है जी। और एक फर्स्ट स्टेप है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इतना पावरफुल हो गया है कि उसको कैसे हम थोड़ा सा कंट्रोल करें जिसके अंदर सरकार का रोल नहीं हो जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ ताज़ी हवा के झोंके आ रहे हैं। मेरी मुराद है जो विदेशी कंपनी आ रही हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपका उनके बारे में क्या विचार है? हमारा विचार बिल्कुल इसके बारे में साफ है कि हमें इन पर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहिए। आजकल ये इन्फॉर्मेशन एज है, आप कोई चीज़ नहीं छुपा सकता। ये कहो कि भाई वो विदेश वाली आकर और हम पर हमारे रीडर्स को प्रभावित करेंगे या कि इन्फ्लुएंस करेंगे हमें, ये नामुमकिन है। आजकल इन्फॉर्मेशन की एज है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, तो उसके अंदर अगर कुछ विदेशी कंपनी आकर अपनी कोई बात करते भी हैं उसका कोई ज़्यादा असर होने नहीं वाला। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कंपटीशन की बात है, अगर इससे कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छी बात है, कंपटीशन को हम वेलकम करते हैं। डिफरेंट बीट्स होती हैं एक पत्रकार की और बड़ी विषम परिस्थितियों में कई बार काम करना पड़ता है। जैसे जहाँ पर टेररिज्म है वहाँ पर जाना पड़ता है, उसके लिए कोई विशेष इनकी ट्रेनिंग होती है या इनके एप्टीट्यूड को देखकर ही इनको उस बीट में डाल दिया जाता है? कुछ एप्टीट्यूड का ज़्यादा डिपेंड करता है जी। अब जैसे हर एक रिपोर्टर को हम क्राइम बीट नहीं देते हैं जी, कुछ ना कुछ देख कर देते हैं कि इसमें कितना का वो काबिलियत है कि उस बीट को हैंडल कर सके। तो सारे वो चीज़ नहीं हैंडल कर सकते, लेकिन अलग से कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं देते हैं। इन हाउस ट्रेनिंग अपने आप ही अपने सीनियर्स को देख के, अपने पीयर्स को देख के वो कर लेते हैं। बाकी तो जर्नलिज्म क्लासेस में इनके थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है और हम भी 1 साल के लिए एज ए ट्रेनी रिपोर्टर रखते हैं जी, तो उसके अंदर भी कुछ ट्रेनिंग मिलती रहती है, पर वो बड़ी जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं इस तरह की चीज़। वो तो ठीक है, जो इनका करिकुलम है, इनका जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से इनको ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन देखा कई बार इतनी स्थितियाँ विषम होती हैं जहाँ आपाधापी होती है, भगदड़ होती है, तो आप नहीं समझते कि इनको किसी मार्शल आर्ट में भी ट्रेनिंग जरूर मिलनी चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन है? ये प्रोफेशनल हैजर्ड है जी, ये हमारा प्रोफेशनल हैजर्ड है, लेकिन मेरे को 30 साल में कभी मार्शल आर्ट्स की ज़रूरत पड़ी नहीं और आमतौर पर जर्नलिस्ट को ऐसे पड़ती भी नहीं है। ये ज़रूर है कि हम ऐसी स्थिति में कभी होते हैं जहाँ पर पुलिस फायरिंग हो रही है, टीयर गैस हो रहा है या लाठी चार्ज हो रहा है, लेकिन ऐसा कम ही मौका मिलता है कि हाथापाई वाली बात आ जाए, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अक्सर उनका कैमरा टूटते हुए और उनको मार खाते हुए हमने देखा है, उनकी फ़ोटोज़ देखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर इसको भी शुमार करें अपनी ट्रेनिंग में और अपने और वरिष्ठ पत्रकारों को ये सलाह दें कि मार्शल आर्ट को भी इसमें शुमार किया जाए उनके सिलेबस में, तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। आपकी सजेशन जरूर देंगे इसमें, लेकिन मेरा ये विचार है कि ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। हालांकि कोई राहगीर भी चलते हुए भी अटैक हो सकता है या पुलिस वाले या और भी होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि खासतौर पे जो कैमरामैन हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और दूसरे हमारे भी, वो ज़्यादा टारगेट पे रहते हैं क्योंकि उनके पास कैमरेज दिखते हैं, जबकि रिपोर्टर्स को तो इसका उनको पता नहीं लगता कि रिपोर्टर्स हैं कि कौन। अक्सर जो नीति है अखबार वालों की
उसको देखकर वो शायर की हमें लाइन्स याद आ जाती हैं कि जी बहुत चाहता है सच बोलें, जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। लेकिन जो एक बुलंदी इंडियन एक्सप्रेस ने प्रदान की है एक साहस की पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो इसने शम्मा रोशन की है, और जिस तरह से स्कूप्स इसने दिए हैं हमें, जैसे बोफर्स के बारे में और बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि किसी को पता नहीं थे, जिनको जगत के सामने इन्होंने उजागर किया है, क्या अभी तक उस नीति पर इंडियन एक्सप्रेस कायम है? मैं इस बारे में बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ जी कि इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसा शुरू से ही ऐसा दीपक जलाया है जिसको, बल्कि आजकल के लैंग्वेज में जैसे हम कहते हैं कि आजकल के जो हमारे नए पत्रकार आते हैं उनके अंदर वो हम डीएनए इंजेक्ट करते हैं। बहुत बड़ी कि हमारी जो बोल्डनेस है, जो हम हर एक चीज़ को ऐसे करते हैं कि ताकि हमें किसी का लोभ नहीं, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, और फिर भी करना है। और इस सब के लिए जिम्मेदार हैं जो हमारे संस्थापक थे, बिल्कुल श्री रामनाथ गोयनका जी। उन्होंने ये एक मिसाल रखी और उस मिसाल में ये कि मैं एडिटोरियल जो मेरे कमरे में है जिसके अंदर लिखा हुआ है हार्ट स्ट्रिंग्स एंड पर्स स्ट्रिंग्स, ये इन्होंने 1942 में एक एडिटोरियल लिखा था रामनाथ गोयनका ने, हार्ट स्ट्रिंग्स वर्सेस पर्स स्ट्रिंग्स। उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने उनको कहा, और जैसे बाकी अखबारों को भी कहा, कि आप आज़ादी के बारे में लिखना बंद करें और जो हम कहते हैं वही लिखिए। तो उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा और उसके अंदर कहा कि हालांकि मेरे को जो है इससे आमदनी होती है अखबार से, लेकिन मेरे लिए पर्स स्ट्रिंग्स, पर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरा हार्ट, मेरे हार्ट स्ट्रिंग है। और उन्होंने वो एडिटोरियल लिखा जो एक ऐसा एडिटोरियल था जिससे सबके जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस लिखने के बाद उन्होंने कहा कि चाहे मेरे को नुकसान है पर मैं वो नहीं लिखूंगा जो अंग्रेज़ चाहते हैं, और मैं अपना अखबार बंद कर रहा हूँ। क्या बात है। तो उन्होंने वो अखबार 1-1.5 साल के लिए बंद रखा जी, जब तक कि अंग्रेज़ों ने वो चलाया। तो वो एक एग्जाम्पल जो उन्होंने सेट किया हार्ट स्ट्रिंग्स और पर्स स्ट्रिंग्स वाला, वो अभी तक कायम है। और हमारे जो भी एडिटर्स आते हैं, हमारे सीनियर एडिटर्स हैं, कोई भी हम ऐसा स्टेप लेते हैं तो वो माइंड में हम रखते हैं कि हमें चाहे नुकसान हो जाए, चाहे हमें फाइनेंशियल लॉस हो जाए, चाहे हमें बॉडीली नुकसान हो जाए, चाहे हमारा अखबार बंद हो जाए, जैसे इमरजेंसी में हमने जो स्टैंड लिए, या उसके बाद जो भी कुछ एक्सपोज करना था, और उसके अंदर हमने ये नहीं देखा कि वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है या अकालियों का है या कोई और है। तो जो भी हमें लगता है कि जहाँ किसी ने गलती की है, अब जैसे बीजेपी के राज में पेट्रोल पंप स्कैम वगैरह था, वो उसके बारे में हमने लिखा। कांग्रेस के टाइम पर बोफर स्कैम वगैरह था, वो हमने लिखा। हमारे लिए सब एक तरह के एक बराबर हैं। बिल्कुल। हमें किसी से प्यार नहीं इतना, और हमें किसी से दुश्मनी भी नहीं है। हम प्रोफेशनल चलते हैं, और हमें लगता है कि चीज़ को गलत है तो हम उस पर फिर स्टैंड ले लेते हैं। वो हम डट के स्टैंड लेते हैं, और फिर हमें ये खौफ नहीं रहता कि हमारी एडवर्टीजमेंट्स बंद हो जाएंगी, हमारा काम नहीं चलेगा या कुछ है। मैं कहूँगा कि गोयनका साहब की और ऊपर वाले की कृपा से प्रगति कर रहा है एक्सप्रेस। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बैठे भी हैं और अदरवाइज बाकी सेंटर्स में भी, लेकिन हमने वो अपना जो एक कायम रखा है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज़। मेरे को लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट्स की जितनी भी सरकारें हैं, लेटेस्ट को छोड़कर, अभी तक तो नहीं, लेकिन जितनी भी सरकारें आई सब ने हमारे विज्ञापन बंद कर दिए किसी न किसी टाइम पर जी, लेकिन बाद में उनको चालू करने पड़े। हम नहीं गए उनके पास कि आप चालू करिए। तो इस तरह के हम स्टैंड्स लेते हैं, और बिना भेदभाव के, बिना किसी को पर्सनल अटैक किए। बहुत बड़ी बात है। विपिन जी, आपने चंडीगढ़ में इंडियन एक्सप्रेस में एक पत्रकार के रूप में अपने जीवन का आगाज़ किया, और आज आप एक रेजिडेंट एडिटर के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। तो कैसा आपको लगता है यहाँ पर? मेरे लिए, मेरे ख्याल से सबसे खुशी का मौका वही था जी, जब मुझे यहाँ के रेजिडेंट एडिटर बनने का मौका मिला। जी, क्योंकि एक जगह जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, बिल्कुल, अपने शुरुआती सीखे हैं दौर, और उन एम्प्लॉयज़ के साथ हूँ, उनके साथ काम किया है, वहीं पर ही आकर एडिटर बनना और जिम्मेवारी लेनी, ये बड़े बहुत फ़ख्र की बात थी। तो और ख़ास तौर पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि हालांकि मैं यहाँ पर नहीं रहा, ये मेरा तीसरी बार है कि मैं चंडीगढ़ वापस आया हूँ। इस दौरान मैं जम्मू कश्मीर भी रहा, हिमाचल प्रदेश रहा, नॉर्थ ईस्ट में रहा, या गुजरात में रहा। तो कुछ एम्प्लॉयज़ जो उसी टाइम के अभी तक हैं,
जो मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था, अलग अलग लेवल पर, कोई प्रिंटिंग में है, कोई सर्कुलेशन में है, एडवर्टाइजमेंट में है, तो एक बड़ा अच्छा उनके साथ मेल जोल है और बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। तो उस चीज़ का मेरे को बड़ा फ़ायदा भी मिलता है कि मेरे लिए कंप्लीट कोऑपरेशन होती है, कि जो भी कुछ मैं चाहता हूँ वो बढ़ चढ़कर वो मेरी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी खुशी की बात मेरे लिए पर्सनली भी है और बड़े गौरव की बात हमारे एक्सप्रेस के लिए, कि जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था एज ए ट्रेनी रिपोर्टर, तो मेरे चीफ रिपोर्टर, हालांकि डिजिग्नेशन उस टाइम चीफ रिपोर्टर नहीं थी, लेकिन जो रिपोर्टर्स के उस टाइम सिटी रिपोर्टर्स के हेड थे वो थे श्री शेखर गुप्ता। वो शेखर गुप्ता इस टाइम पर एडिटर इन चीफ हैं और ग्रुप सीईओ भी हैं। तो जो मेरे चीफ थे उस टाइम पर, वो अभी भी मेरे चीफ ही हैं, अब ग्रुप सीईओ हैं और एडिटर इन चीफ हैं, और उस टाइम पर वो मेरे चीफ रिपोर्टर होते थे। बल्कि उन्होंने ही मुझे जर्नलिज्म सिखाई, शुरू के जो भगाया दौड़ाया वो सब उन्होंने किया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे आपके फॉर्मेटिव इयर्स में जिसने आपका साथ दिया, बिल्कुल, वो अभी भी आपके हेल्म ऑफ अफेयर्स में है। जी जी बिल्कुल। और इसलिए कि वो इतने सालों से, हालांकि वो बीच में एक्सप्रेस छोड़कर कुछ साल के लिए इंडिया टुडे में चले गए थे, उसके बाद वापस आ गए हैं, और उनके पास अब दोहरी जिम्मेवारी है, एडिटर इन चीफ की भी और सीईओ की भी। तो उनको भी इस सेंटर से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया। विपिन जी, आप चीफ ऑफ ब्यूरो रहे चंडीगढ़ में इंडियन एक्सप्रेस के काफ़ी समय पहले। उस समय आपके जहन में कैसे आया कि मैं एक चंडीगढ़ न्यूज़ लाइन शुरू करूं? आपने चंडीगढ़ में भी शुरू किया, लुधियाना में भी शुरू किया, और जिसकी तर्ज पर देश भर के सभी अखबारों ने इसको अपना एक मूल मंत्र मान लिया, सफलता का मंत्र मान लिया, और आपके रास्ते पे ही वो आपके दिखाए रास्ते पर आगे चलने लगे। तो कैसे आपके मन में ये चीज़ आई? ये बात सही है कि जो मेरा सेकंड स्टेंट था एज चीफ ऑफ ब्यूरो, चीफ ऑफ ब्यूरो में हम जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनको हेड करते हैं। तो उस टाइम पर जब मैं यहाँ पर पोस्टेड हुआ, तो एक चीज़ जो हमारी सोच विचार, सिर्फ मेरी ही नहीं, हमारे और भी जो उस टाइम वरिष्ठ मेरे साथी थे, उनकी सोच विचार ये थी कि जो भी हमारा जैसे इंडियन एक्सप्रेस है या और अखबार हैं, हम बड़ी बड़ी चीज़ें तो दे रहे हैं जिसमें देश विदेश का तो सारा पता लगता है, और वो देश विदेश का उन दिनों में टेलीविज़न पर भी थोड़ा बहुत पता लगने लग पड़ा था, दूरदर्शन भी आ गया था, तो वो भी न्यूज़ वगैरह दे रहे थे, तो नेशनल इंटरनेशनल तो वो दे रहे थे, लेकिन कोई भी नेबरहुड जर्नलिज्म नहीं कर रहा था, यानी कि गले मोहल्ले की जर्नलिज्म, जो कि शहर की जर्नलिज्म के नाम से था। तो हमारे माइंड में आया कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर कोई और मीडियम नहीं जा सकता, जहाँ हमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो कि हमारे आसपास क्या है। इनफैक्ट आमतौर पे लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट ये होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे सेक्टर में या अगले सेक्टर में क्या हो रहा है, आज शहर में क्या क्या हुआ, कल मेरी लाइफ कैसे होने वाली है, कल कोई धरना तो नहीं, कोई प्रोटेस्ट तो नहीं है, कल कोई छुट्टी है या कोई और मौका है ऐसा, या कहीं कोई सेल लगी है या कोई एग्जीबिशन लगने वाली है। वो चीज़ें टीवी वगैरह में पॉसिबल नहीं थी। तो उस टाइम हमारे माइंड में आया कि हमें ऐसे शहर में इसको शुरू करना चाहिए जहाँ पर लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, अवेयरनेस का लेवल बहुत हाई है, पढ़े लिखे लोग हैं और वेल टू डू भी लोग हैं। तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे साथ आज क्या हुआ, हमारे साथियों के साथ, और कल क्या होने वाला। वो ख्याल लेकर हमने यहाँ पर चंडीगढ़ न्यूज़ लाइन शुरू किया 1994 में, और ये कंट्री का, जैसा आपने कहा, कि पहला सिटी न्यूज़पेपर था, और वो भी कलर में था, और वो ऐसा खबरें देते थे कि नॉर्मल स्टेल सी रूटीन सी खबरें नहीं होती थी कि आज गवर्नर ने क्या कहा और कल चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला। हम देते थे कि जो लोगों के डेली के रोज़मर्रा की लाइफ कैसे उससे इफेक्ट होती। तो हमने वो पेपर शुरू किया जो कि उस टाइम पर 8 पेज का था, और मज़े की बात ये कि शुरू में हमें बड़ी एडवर्स क्रिटिसिज्म इसकी मिली, और एडवर्स क्रिटिसिज्म मिली हमारे अपने पत्रकार बंधुओं से, जिन्होंने कहा कि आप 6 लाख 7 लाख की आबादी है यहाँ पर चंडीगढ़ में, कितनी खबरें निकाल लो, 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने, उसके बाद कहाँ हैं खबरें। तो हमें इस तरह की दिक्कतें शुरू में काफ़ी हुई, लेकिन मेरे को बड़ा खुशी है इस बात की कि जब मैंने उसके बाद मेरी कहीं और ट्रांसफ़र हुई 2-4 साल के बाद, तो हमारे पास 25-30 ऐसे स्टोरीज रोज़ होते थे जो हम छाप नहीं सकते थे, हमारे पास जगह नहीं होती थी। तो हमने वो स्टोरीज़ को जनरेट किया, हमने देखा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कतें हैं, उनको किस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो हमने वो जनरेट शुरू की और हमने वो अखबार को उस टाइम कायम किया। उसकी क्योंकि कामयाबी इतनी हुई कि सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमें लगा कि ये
कॉन्सेप्ट अच्छा है और बाकी जगह पर भी आना चाहिए। तो हमने 3-4 जगह और शुरू किया, जिसमें से सबसे पहले लुधियाना में किया, फिर अमृतसर और जालंधर में किया, और उसके बाद अल्टीमेटली हमने करीब 10-12 जगह से इसको हमने शुरू किया और हर एक जगह पर इसका कामयाबी हुई। और उस कामयाबी को देखते हुए बाकी अखबारों ने भी फिर इसको शुरू किया। सबसे पहले तो हमने बाकी सेंटर्स में अपने शुरू किया, जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में, पुणे में। उसके बाद बाकी अखबारों ने किया और अब तो एक नॉर्म बन गया है। अब शायद ही ऐसा अखबार है कोई जिसके अंदर सिटी सप्लीमेंट नहीं है। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है इस बात की कि एक हमने एक मार्गदर्शन किया और अब कई और अखबार बहुत अच्छा कर रहे हैं इसके बारे में। बल्कि जो जिन बारीकियों में हम नहीं जा रहे थे, अब कुछ अखबार हैं जो उससे भी ज़्यादा बारीकियों में जा रहे हैं। यानी आपने सिद्ध कर दिया कि रास्ता रोकने वालों तुम्हें मालूम नहीं, तुमने पैगाम दिया है हमें चलने के लिए। बिल्कुल सही है। विपिन जी, बहुत से जो पत्रकार हैं उनका जीवन एक संघर्ष की गाथा होता है, एक जखीरा होता है उनके पास अनुभवों का, क्योंकि विषम परिस्थितियों में उन्होंने काम किया होता है। तो हम आपके कुछ ऐसे संस्मरण सुनना चाहेंगे। मुझे तो इस बात की बहुत गर्व है इस बात का कि पिछले 30 सालों से मैं एक ही अखबार के साथ संबंधित रहा हूँ। ज़्यादातर जर्नलिस्ट होते हैं जो अखबार बदल देते हैं, न्यूज़ किसी पेपर में आ जाए, कभी किसी मैगज़ीन में आ जाते हैं, लेकिन मेरे को ये कभी सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और मैं ऐसी ऐसी जगह पर गया जहाँ पर किसी भी जर्नलिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ शायद ही ऐसा जर्नलिस्ट हुआ जो मेरी तरह ऐसे हॉट स्पॉट्स में कंट्री में पोस्टेड रहा, सिर्फ रिपोर्टिंग ही नहीं की, पोस्टेड रहे। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ की 7 स्टेट्स हैं, 7 कवर करने वाली, मिज़ोरम से लेकर अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय सब, और उसके बाद वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन जगहों को भी कवर किया। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में ख़ासतौर पे उस टाइम पे जब कारगिल का युद्ध हुआ तो मैं वहाँ पर था। इनफैक्ट वहाँ पर भी मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस सबसे पहला अखबार बना जो नेशनल लेवल का अखबार था, जो जम्मू कश्मीर से प्रकाशित हुआ। क्या बात है। नहीं तो अभी तब तक कोई नेशनल अखबार नहीं था, सब लोकल अखबार होता। और मज़े की बात यह है कि अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि रामनाथ गोयनका ने एडिटोरियल लिखा था, पर्स स्ट्रिंग्स वर्सेस हार्ट स्ट्रिंग्स। तो जिस दिन हमने जम्मू में ये अखबार शुरू किया अपना एडिशन, हमने वो एडिटोरियल पेज 1 के ऊपर लगाया और वहाँ के लोगों को कहा कि हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लेने नहीं आए हैं या सर्कुलेशन बढ़ाने नहीं आए हैं, हमारी हार्ट स्ट्रिंग्स हैं, हम दिल से चाहते हैं हम आप हमारा हिस्सा हैं, तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर आएँ। और हम वहाँ पर गए और मेरे को फ़ख्र है कि मैं वहाँ का पहला एडिटर था और अब अभी भी वो अखबार वहाँ पर एडिशन अच्छा चल रहा है। उसके अलावा ये 2 तो हॉट एरियाज़ थे ही, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद मुझे मौका मिला गुजरात में भी एडिटर रहने का। गुजरात में अहमदाबाद एडिशन हमारा मेन है, लेकिन उसके साथ बड़ौदा, सूरत और राजकोट, इन एडिशंस का भी जिम्मा मेरे पास ही था। मैं अहमदाबाद में बेस्ड था, तो वो भी जगह देखने को मिली और वहाँ के लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। कई बार ऐसे आए मौके जब बड़ी टेंशन वाली परिस्थितियाँ थी, कम्युनलिज्म की बात थी या इंसर्जेंसी की बात थी। वो तो जैसे राजौरी पुंछ में मैंने खुद कई बार इनकाउंटर्स इस तरह के देखे हैं, रिपोर्ट किया है। उस तरह से मैं रिमोट एरियाज़ में गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर विलेजेस में आर्मी पेट्रोल्स के साथ या उनके ट्रेंचेस में भी रहा हूँ, वो रिपोर्ट करने के लिए ऐसे डिफ़िकल्ट एरियाज से। तो एक बड़ा रोमांच था और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला अपने न्यूज़पेपर से कि जो भी खबरें मैं लिखता था करता था वो बड़ा अच्छा उसको डिस्प्ले करते थे। तो उन दिनों में अच्छा भी लगता था खतरों से खेलना जी। तो काफ़ी एंजॉय किया वो सारा कुछ जी। आप विपिन जी कहाँ को बिलोंग करते हैं? ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि अब तो जैसे मैंने बताया मैं इतनी जगह पर रहा तो कहीं पर भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं प्रॉपर्ली सेटल्ड हूँ या कहाँ से, लेकिन जो हम बिलोंग करते हैं वो मैं जालंधर से हूँ। जालंधर में एंसेस्ट्रल होम है हमारा पुराना पूर्वजों का। तो वहाँ पर कुछ देर के लिए मैंने पढ़ाई की। उससे पहले मैंने स्कूलिंग भी जो है मैंने हॉस्टल में किया, वो हिमाचल में किया। हिमाचल में चैल है एक जगह, चैल में मिलिट्री स्कूल है जिसको पहले किंग जॉर्ज स्कूल कहते थे, अब चैल मिलिट्री स्कूल है। तो वहाँ पर मेरी स्कूलिंग हुई 8 साल की उम्र से, 7-8 साल मैं वहाँ पर रहा
उसके बाद जालंधर गया जो मेरा होम टाउन था, और वहाँ से ग्रेजुएशन की, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं चंडीगढ़ आ गया। उसके बाद वापस जालंधर नहीं जा सका। जालंधर जैसा आप जानते हैं एक अखबारों का खास अड्डा भी है ज़्यादातर बड़े अच्छे से बड़े बड़े अखबार वहाँ से निकलते हैं। तो उसके बाद फिर मैं बाहर ही रहा, पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम मैं चंडीगढ़ में ही रहा हूँ। ये मेरा तीसरा स्टेंट है और कुल मिलाकर 15-16 साल मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं अपने आप को चंडीगढ़ का कह सकता हूँ। जी, अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताएंगे? जी, मेरे 3 बेटे हैं जी। सबसे बड़ा बेटा भी कोइंसिडेंटली इंडियन एक्सप्रेस में ही है। क्या बात। वो इंडियन एक्सप्रेस के डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसका नाम है मनु पब्बी, जी। और वो अभी दिल्ली में पोस्टेड है। उन्होंने एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से चेन्नई से अपना जर्नलिज्म किया था, फिर उसके बाद पूना में पोस्टेड रहा और अब दिल्ली में है। तो जो भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में है वो कवर करता है। जो मेरा दूसरा बेटा है वो इंजीनियरिंग उसने कर ली है और MBA कर रहे हैं आजकल। वो है माइका में मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस अहमदाबाद। ये 2 साल का कोर्स है, तो वो अभी पहले साल में है, तो नेक्स्ट ईयर तक वो भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे पहला वाला मीडिया से रिलेटेड है, तो दूसरा भी मीडिया से रिलेटेड है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया है। ये न्यूज़ रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म में के साथ नहीं है रिलेटेड, लेकिन ब्रांड कम्युनिकेशंस और उससे रिलेटेड फील्ड है। और मेरा एक छोटा बेटा है, वो अभी क्लास 7 में है, 7th में, वो यहाँ पर पढ़ रहा है YPS में। उसको भी लिखने पढ़ने का शौक है, उसमें भी लक्षण है। जी। और आपकी शरीके हयात क्या करती हैं? वो भी एक्चुअली वो लेक्चरर थी इंग्लिश के शादी से पहले, लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ जैसे मैंने बताया कि इतना हम घूमने फिरने में रहे कि वो एक जगह पर हम टिक नहीं सके, इसलिए अपने उनको नौकरी छोड़नी पड़ी ताकि वो मेरे साथ हर एक जगह जा सकें। तो वो होम मेकर ही हैं, घर पर ही रहती हैं, लेकिन उनको अभी भी शौक़ है पढ़ाने का। तो आसपास के बच्चे जो हैं सर्वेंट्स के या धोबी या और उनके बच्चे, उनको पढ़ाती रहती हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ योगा में उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, वो B.Ed है योगा में, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ योगा में। तो कुछ जो आसपास की औरतें हैं या और लोग हैं, अगर योगा सीखना चाहें वो भी शाम को आकर सीखते हैं। विपिन जी, अक्सर एक ढर्रे पे चलते चलते हम ऊब जाते हैं। कुछ हमारी हॉबीज़ होती हैं जो हमको उस मोनोटनी से ब्रेक देती हैं और हम कुछ और सुकून पाते हैं। आपकी ऐसी कौन सी हॉबीज़ हैं? देखिए, दिल तो बहुत कुछ करने का करता है, लेकिन जैम पैक्ड ऐसा रहता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर एक को देख सकें। एक तो मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक है, और उसके अंदर ये हुआ है कि लकीली मेरे को ऑफिस वालों ने इतनी जगह पर भेजा कि एक तो आधा तो शौक उस वजह से पूरा हो गया कि इंडिया में ज़्यादातर जगह पर मैं गया हूँ और मैंने कवरेज की है। नॉट ओनली इंडिया में, बाहर की कंट्रीज़ में भी मेरे को इंडियन एक्सप्रेस ने भेजा। अमेरिका है, यूरोप है, सिंगापुर और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने भेजा। तो एक तो वो शौक़ है, और मैं कोशिश करता हूँ हर 6 महीने या साल के बाद एक ब्रेक लगा के कहीं ना कहीं जाने की। बाकी रोज़ की रोज़ में तो सबसे बड़ा शौक़ न्यूज़पेपर्स पढ़ने का हो गया अब, हालांकि बुक्स पढ़ने का है, लेकिन पहले प्रायोरिटी आजकल न्यूज़पेपर्स की होती हैं, सिर्फ अपने न्यूज़पेपर ही नहीं, बाकी न्यूज़पेपर्स भी। तो इसलिए ज़्यादा टाइम तो मेरा आजकल न्यूज़पेपर्स पढ़ने में लगता है, लेकिन जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं बुक्स पढ़ता हूँ और म्यूज़िक सुनता हूँ और फिल्म्स देखता हूँ। जैसे आपने बताया कि आप हिंदुस्तान के बहुत इलाकों में घूम लिए हैं अपनी जॉब के सिलसिले में भी, सबसे ज़्यादा सुकून आपको कहाँ आके मिलता है? सबसे ज़्यादा सुकून मैंने इसके बारे में दरअसल ज़्यादा सोचा नहीं था, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद हिमाचल में मिलता है, और उसका मेजर एक रीज़न ये होगा कि मैंने अपने बचपन के 8 साल वहाँ पर गुजारे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद 3 साल मैं वहाँ पोस्टेड भी रहा हूँ, और वहाँ पर मैंने किताब भी लिखी है, शिमला देन एंड नाउ करके। क्या बात। उसके भी अब 3rd एडिशन आने वाली है, इसलिए मेरे को शायद वहाँ पर ज़्यादा सुकून लगता है। जी, आपसे मिलकर आज ऐसा लगा हमको, कहते हैं कि जैसे किसी शायर ने कहा था, तुम जो आए तो महकने लगी सारी महफिल, पहले अपनी थी अब तुम्हारी है महफिल। वाह वाह, क्या बात। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपके दिल की हमने बातचीत सुनी, और मैं समझता हूँ एक ऐसा युवा जो पत्रकार बनना चाहता है, उसे आपसे बहुत सी प्रेरणा मिली होगी और उसे एक मार्गदर्शन मिला होगा। आज आपने हमें बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी और सिटी केबल और सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया।